Hello everyone, I hope you guys are doing well. And here, this is the video for Army Institute of Law Mohali Entrance Test 2025. And this is a wholesome video in which I will cover the overview, the programs that is offered in Army Institute of Law, the placements that they offer, and what is the admission process, what is the distribution of seat, what are the subjects that you guys need to study, and what will be your source to study them. ठीक है. So this is a wholesome video because so many students were asking me so many doubts that ma'am where from where we should do the reasoning, from where we should do the English, what about the placement record. So this is a wholesome video which will cover each and everything. So let's start this session without further ado. So सबसे पहले हम देखते हैं about Army Institute of Law, which was established in the year 1999 by Indian Army, and it works under the aegis of Army Welfare Education Society. It is located in Sector 68, Mohali, Punjab. Okay, so the two courses that they offer are 5 year BLLB course and 1 year LLM course. Okay, so these are the two programs that they offer, and the distribution of seats is for BLLB they have total 100 seats, and for LLM they have total 15 seats. Within these seats they have some reservation because obviously this is an Army Institute of Law, so there is reservation for army wards of army personnel. So in the course of BLLB, you will see that there is a reservation of 75% reservation is given to the wards of army personnel, and also in LLM 12% 12 seats are reserved for the wards of army personnel out of 15 seats. In BLLB 75 सीट्स आर्मी पर्सनल वार्ड्स के लिए हो गई, 20 सीट्स आपकी पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी के लिए हो जाती है, जिनका एडमिशन उनकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर होता है, ना कि AIL लेट के बेसिस पर. तो आर्मी वार्ड्स हो या फिर सिविल कैटेगरी हो, दोनों को AIL लेट देना होता है. ये एग्जाम उनको देना मस्ट है फॉर गेटिंग इनटू आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली. बट जो पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी है, इफ दे आर गेटिंग हायर परसेंटेजेस or good marks in their 12th examinations, then they can get into it with this reservation of Punjab resident civil category, जिसका एडमिशन प्रोसेस अलग होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे BLLB को डिस्कस करेंगे बिकॉज हम AIL लेट 2025 की बात कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे LLM को नहीं डिस्कस करेंगे, हम BLLB कोर्स को डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज और सब्जेक्ट्स दैट यू गाइज नीड टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. नाउ अब बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की. तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको कैप्चर किया एंड देन आई पुट इट हियर, जो हमें ये बताता है कि आपकी प्लेसमेंट स्टेटस 2019 से 2024 का बैच जो निकला है उसमें 75 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए बैठे थे. 75 स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ थी, एंड आउट ऑफ दैट 50 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर द प्लेसमेंट. जिस 50 स्टूडेंट्स में से 41 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए. ठीक है, एंड 17 कंपनीज ने कॉलेज में विजिट किया. और अगर हम ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 16.1 लाख का पर एनम का गया है, एज मच एज आई नो दैट इज वॉज ऑफ ICICI, और लोवेस्ट यहाँ पे 5 का गया है. सो ऑन एन एवरेज जो निकल के आता है AIL मोहाली से आपको कितने का प्लेसमेंट मिल जाता है ऑन एन एवरेज 7 to 8 के बीच में. ठीक है, तो 7 to 8 के बीच में यहाँ का मीन पैकेज होता है. ये था 2024 में जो बैच निकला है उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड. अगर मैं बात करूं 2022 में निकलने वाले प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, क्योंकि 2023 का इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है, तो 2022 का ही अवेलेबल है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 79, पास भी 79 हुए थे. 32 उसमें से प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, और 32 में से 26 स्टूडेंट्स प्लेस हो भी गए थे, और 11 कंपनीज ने यहाँ पर विजिट किया था. सो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे सही है. प्लेसमेंट मीन पैकेज प्लेसमेंट का 7 से 8 के बीच निकल के आता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द BLLB 5 year course for which we are making this video. So distribution of seats is 100.
100 seats are there for the in the course of BLLB, out of which 75 seats are reserved for wards of Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force personnel. पहले ये चीज क्या हुआ करती थी, फॉर द wards of Indian Army, Indian Navy और Air Force personnel का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर पहले नहीं था। ठीक है, पहले सिर्फ 75 सीट्स होती थी और wards of Indian Army विल कम एंड टेक दैम, ये उनके लिए रिजर्व होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने विद इन दी 75 सीट्स कुछ सीट्स इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी है। यानी कि जो पहले 75 आर्मी वालों के लिए होती थी उसमें से अब सिर्फ 71 उनके लिए रह गई है। और जो 4 सीट हैं वो उन्होंने अलग निकाल दी है, वो 4 सीट इन्होंने रिजर्व की है, जिस 4 में से एक को रिजर्व किया इंडियन नेवी के वार्ड के लिए, 3 को रिजर्व किया इंडियन एयरफोर्स के वार्ड के लिए। तो ये बेनिफिट अब इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बच्चों को भी मिल रहा है, जो पहले इंडियन सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के बच्चों को मिलता था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लास्ट ईयर ही इन्होंने चेंज किया था, इससे पहले ये चेंज नहीं था। ठीक है, जब मैंने एग्जाम के लिए अपियर किया था तब सिर्फ 75 सीट्स इंडियन आर्मी के बच्चों के लिए रिजर्व होती थी। नाउ पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी, इनका एडमिशन अलग से होता है। 20 सीट्स होती हैं, ये 20 सीट्स पर 20 बच्चे आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दियर परसेंटेजेस इन दियर क्लास 12th। ठीक है, और वो इसमें पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी का क्या मतलब है कि वो पंजाब के रेजिडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, पंजाब के रेजिडेंट्स जो होते हैं उनको ये सीट्स मिल जाती हैं, उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं। अब बात आती है ऐसे बच्चों की जो ना इंडियन आर्मी के वार्ड्स हैं, ना वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो वो आते हैं ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, और वी कैन से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब रेजिडेंट्स, एंड 5 सीट्स आर देयर ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये 5 सीट्स होती हैं सिर्फ, जिसके ऊपर बच्चों को compete करना होता है। एंड आई competed on those seats only and I got all India rank 3. So these are the 5 सीट्स जो आपका टारगेट होती है। किस बच्चे का, एक ऐसे बच्चे का जो ना इंडियन आर्मी का वार्ड है और ना ही पंजाब से बिलोंग करता है। अब ये भी इसमें इन्होंने नोट मेंशन किया है अलग से कि जो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कैटेगरी है उसमें अगर कोई सीट अनफिल्ड रह जाती है तो उस केस में उस सीट के ऊपर इंडियन आर्मी का बच्चा आ जाएगा। ठीक है, उस सीट के ऊपर इंडियन आर्मी के बच्चे का रिजर्वेशन वो अवेल कर सकता है अगर वो सीट खाली रह जाती है तो। एंड दिस सीट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अब जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले से चेंज हो चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं AIL लेट 2025 के लिए। अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उनको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं टोटल, जिसमें से फर्स्ट होता है मेंटल एबिलिटी, सेकंड होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, थर्ड होता है लो एप्टीट्यूड एंड फोर्थ होता है जनरल इंग्लिश। इन चारों में 50-50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 50-50 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि यू हैव योर एग्जाम इन विच यू विल गेट 200 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, एक नंबर का एक क्वेश्चन। अब सबसे अच्छा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो एज मिलती है बच्चों को वो नेगेटिव मार्किंग वाले पॉइंट से मिलती है। ऑल्दो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में आप देख रहे हो सिर्फ 5 सीट्स हैं, पर नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। स्टिल यू गाइस हैव दिस बेनिफिट, इफ आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली AIL लेट क्लियर कर लोगे। मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इंग्लिश होता है, यहाँ कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हिंदी में क्वेश्चन भी टिक करने को मिल जाएंगे जैसे CUET में होता है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश में इंग्लिश में टेस्ट आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 200 क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसलिए मुझसे बच्चों ने पूछा था कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल करा दीजिए AIL लेट के, लेकिन मैं नहीं करा सकती बच्चों बिकॉज ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है आपका ऑल ओवर इंडिया, तो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। In case candidates secure identical marks in the final list, the candidate with higher marks in the qualifying examination, it means in your 12th boards, will be given, will be preferred and will be given priority. ठीक है, तो और अगर ये भी स्टेज पे पैरिटी आ जाती है तो एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो बड़ा होगा उसको मिल जाएगी वो सीट, बट एज का वाला इशू आता नहीं है।
इतने में हो जाता है। अगर आइडेंटिकल मार्क्स हैं तो उनकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की स्कोर को चेक कर लेते हैं, जिसका ज़्यादा होता है उसको सीट मिल जाती है। बेसिकली आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों में कितने क्वेश्चन हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स सेपरेटली। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपको ये भी बताते चलूंगी साथ साथ कि आपको ये कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है जनरल इंग्लिश। अब ये मैं ना सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बता रही हूँ, जो लास्ट ईयर एग्जाम था एंड लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम था और हमेशा से जो एग्जाम आया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव लिस्टेड सम टॉपिक्स हियर, क्योंकि हमारे पास ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, ना ही हमारे पास ये सिलेबस मेंशन्ड है ऑन द वेबसाइट ऑफ AIL मोहाली। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हुए हैं स्टूडेंट्स से, जो मैंने बात की है, उसके बेसिस पर मैंने सभी टॉपिक्स को यहाँ लिस्ट कर दिया है। बट जो मैं बता रही हूँ, आई एम वेरी श्योर मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को यही बताया था और स्टूडेंट्स क्लियर्ड दी एग्जामिनेशन। सो मैनी स्टूडेंट्स इवन टेक्सटेड मी कि मैम एग्जाम क्लियर हो गया, आई गॉट दिस मच रैंक, आई गॉट दिस मच रैंक, एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट हरिओम ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक 3। तो दिस इज द थिंग। नाउ आपको ये सभी टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे से। आपको इसमें जनरल इंग्लिश में प्रिपेयर करना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फॉरेन वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप गूगल से पैसेजेस प्रैक्टिस कर लो या फिर कोई भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बुक ले लो जिसमें से आप पैसेज प्रैक्टिस कर सको। अगर आप लोगों ने क्लैट की तैयारी करी होगी तो आपकी आरसी बढ़िया होगी। ठीक है, ग्रामर, ग्रामर करने के लिए सिंपल सी चीज बता रही हूँ। ग्रामर या तो आप किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से करो कि एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, या कोई एक पर्टिकुलर बुक रखो अपनी कि आपको इसी से ग्रामर पढ़नी है। ठीक है, बेसिक ग्रामर में आपको पता है क्या आता है। आपको पता है कि प्रोनाउन, नाउन, फला और एडवर्ब, एडजेक्टिव, यही सब आते हैं। ठीक है, यही सब पढ़ने होते हैं आपको। देन इसके अलावा आपको वर्ड यूजेज एंड वर्ड ऑर्डर को पढ़ना आना चाहिए, जो डिक्शनरी वर्ड ऑर्डर होता है ना, उसकी बेसिस पर क्वेश्चन भी आते हैं और वोकेबुलरी क्वेश्चंस भी आते हैं। इवन वोकेबुलरी क्वेश्चन आरसी में भी मिलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, लिस्ट बनानी है उसके लिए। ये मत करना कि कहीं किसी वेबसाइट से पीडीएफ उठा ली इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसको पढ़ लिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर करने हैं तो अपना जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी लिस्ट बनाते चलो, एक अलग नोटबुक बनाओ जिसमें सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखो और उसको रिवाइज करो डे बाय डे। अगर आप एक दिन में लेके बैठोगे एग्जाम से एक दिन पहले कि सब ये तो बहुत इजी है एकदम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली रिवाइज करनी पड़ेंगी और उनको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स बहुत स्कोरिंग चीज होती है। इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से जानते हो, और सेंटेंस फॉर्मेशन तभी अच्छा होगा जब आपको ग्रामर पता होगी अच्छे से। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो इसमें स्पेलिंग एरर्स में, इफ यू आर गुड एट वोकेबुलरी। ठीक है, और उसके अलावा एरर डिटेक्शन इन सेंटेंस भी आता है, और वो एरर डिटेक्शन इन सेंटेंस में भी आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आप ग्रामर में अच्छे होंगे। आपको पता होगा कहाँ प्रोनाउन लगती है, कहाँ नाउन लगती है, कहाँ एडवर्ब लगती है, कहाँ एडजेक्टिव लगता है। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। अब आपको सोर्स कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो बच्चे पूछ रहे हैं मेरे पास अलग अलग टेक्स्ट करके, डीएम मेरे को आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम covering all these things again. So guys, source to prepare is first thing my own notes. मेरे पास खुद के नोट्स हैं इन सब चीज़ों को लेके, और ये सब नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। इफ़ यू guys really want to prepare from them, then you guys can join our Telegram channel. I will put the link in description box, and from there you can DM me. You can purchase my notes from me, and they are at, I will provide you them at the affordable prices. If you guys want to consider them, then please go ahead. ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे, उसी से मैंने तैयारी की है हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंड आई हैव क्लियर्ड so many entrance exams with my notes, with the help of my notes. Sure. नाउ अदर देन दिस, अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो आप ग्रामर के लिए तो मैं बोलूँगी एसपी बख्शी उठा लो या रेनन मार्टिन। ये भी थोड़ी अगर टफ लगती है बाय चांस, क्योंकि डिपेंड करता है ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आप कोई भी बेसिक ग्रामर बुक उठा लो किसी 9th क्लास के या 8th क्लास के बच्चे की, वो भी चल जाएगी।
क्योंकि प्रोनाउन नाउन ये सब चीज़ें जो होती है ना वो स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए उठानी पड़ेगी एसपी बख्शी या रेनिन मार्टिन। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, या गूगल से कर लो या आप किसी बुक से कर लो। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ अप टू यू। वोकैबुलरी के लिए आप क्या करो, एक अलग डायरी बनाओ। मैंने हमेशा से अपनी वोकैबुलरी की अलग डायरी बना के रखी है, जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने वोकैबुलरी को ऐसे पढ़ा है कि रूट वर्ड की हेल्प से मैंने एक रूट वर्ड उठाया और उससे मैंने 10 वर्ड्स पढ़ लिए। तो मैंने हमेशा वोकैब को ऐसे पढ़ा है। और इसके लिए मैंने रेफर किए रुबाइका मैम की वीडियोस, जो कि CUET अड्डा 247 के चैनल पर पढ़ाती हैं। तो मैंने वोकैबुलरी अपनी वहाँ से स्ट्रॉन्ग की। कुछ मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, तो वहाँ से मैंने वोकैबुलरी को पढ़ा। तो आप वोकैब ऐसे कर सकते हो, ठीक है? रूट वर्ड से पढ़ो। रूट वर्ड से पढ़ोगे ना तो इजी रहेगा आप लोगों को याद करना। और साथ ही साथ अगर कोई न्यू वर्ड आप पढ़ रहे हो तो उसको भी अपनी डायरी में लिख लो। उसको एक अलग लिस्ट में लिखो, रूट वर्ड्स अलग अलग से लिखो। तो आप इसको अपनी डायरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ऐसे। और वोकेबलरी को डेली रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। अदरवाइज आप नहीं रख पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे वोकेबलरी को लर्न इमीडिएटली अगर एक दिन पहले खोल के बैठोगे। और आफ्टर दैट आपको पता ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड आफ्टर दैट आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये इजीली कर लूँगी ये सब चीज़ें। अब ये मेरे टिप्स पर हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ज़रूरी हैं। नाउ करंट अफेयर्स एंड जीके, ये लेकर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। करंट अफेयर्स को अलग कर देते हैं, जीके पोर्शन को अलग कर देते हैं। करंट अफेयर्स जो है मैं पहले ही बता देती हूँ, लास्ट ईयर भी और लास्ट टू लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स वाज द मेजर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। 50% ऑफ दिस एग्जाम वाज करंट अफेयर्स, ठीक है? तो लास्ट ईयर भी और लास्ट टू लास्ट ईयर भी 50% करंट अफेयर्स ने ही कवर किया था। करंट अफेयर्स आपको नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, स्पोर्ट्स और लीगल, ये 5 टाइप की करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है। कोई आपको रीजनल नहीं करनी है, रीजनल कुछ नहीं पढ़ना है। नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड लीगल। और ये करने के लिए आप कर सकते हो या तो कोई यूट्यूब चैनल जो आपको डेली पढ़ना होगा वहां से। मेरा एक ही यूट्यूब चैनल था, मैं एक मैम से पढ़ती थी और मैं अपने डेली नोट्स बनाती थी। सुबह 7 बजे सेशन स्टार्ट होता था, 7 से 8। मैं डेली लेती थी, चाहे दिन चाहे कुछ भी मुझे वर्क हो इम्पोर्टेंट, मैं अपने सेशंस करंट अफेयर्स के लिए कभी लीव नहीं करती थी या अपना बैकलॉग नहीं छोड़ती थी। डेली डे बाय डे करंट अफेयर्स कवर करती थी और रिवाइज करती थी उनको ज़रूर। सुबह पढ़ा, सुबह नोट्स बनाए, पढ़ा अच्छे से, शाम को फिर उसको रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स करे। तो ऐसे डेली रिवाइज करती थी। और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं करना है, आपको ये बर्डन लगता है कि यूट्यूब चैनल से देखो, वीडियो से बनाओ नोट्स एंड ऑल, तो आप जीके टुडे की पीडीएफ से पढ़ो फिर। जीके टुडे की पीडीएफ बहुत अच्छे से कवर करती है करंट अफेयर्स को। लास्ट 6 मंथ के तो आपको करने ही करने हैं अच्छे से। इट मीन्स जनवरी टू मई, जून में एग्जाम होता है मोस्ट प्रोबेबली हमेशा। मतलब लास्ट ईयर भी जून में हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी, तो इसलिए चांसेस यही है कि जून में एग्जाम होगा। तो I will notify that as and when it comes up on the site. बट जनवरी टू जून आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करने होंगे, ये मस्ट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बहुत सारे मार्क्स लूज कर दोगे। और अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। अब स्टैटिक जीके में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप बात की आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपकी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, 3 टाइप में आपकी हिस्ट्री डिवाइडेड होती है। लेकिन आपको तीनों हिस्ट्री पढ़नी पड़ेंगी। और मैंने पढ़ी थी ये अरिहंत की स्टैटिक जीके की बुक से, ठीक है? मैंने अरिहंत की बुक को एक सोर्स रखना चाहिए अपना, तो आई माय सोर्स वाज अरिहंत स्टैटिक जीके, और उसमें से मैंने तीनों हिस्ट्री को कवर किया। एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी होगी अच्छे से, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री contributes 10% in the part of static GK. Okay, so please be sure about this. Geography was also there. 9th and 10th क्लास की geography पढ़ लेना। मैं हर एक चीज़ का आपको सोर्स बता रही हूँ साथ साथ। सो प्लीज़ डू रेफर 9th and 10th क्लास geography बुक। मैंने रेफर किया था 9th, 10th, 11th, 12th को भी बल्कि। बट आप लोग 9th, 10th करोगे उतना सफिशियंट है। 5% इसका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करता है एग्जाम में। देन आफ्टर दैट पॉलिटी, पॉलिटी पोर्शन कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। जैसे करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पॉलिटी का पोर्शन। पॉलिटी का पोर्शन आपको करंट अफेयर्स एंड जीके के सेक्शन में भी मिलेगा, और
लीगल के सेक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, लीगल के सेक्शन में कैसे मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू मिलेगा, जुडिशरी के थ्रू मिलेगा। तो पॉलिटी कंट्रीब्यूट्स अलॉट, 30% पॉलिटी आती है। पॉलिटी अच्छे से करके जाना, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैंने पॉलिटी की थी, मेरी खुद के नोट्स हैं, खुद की मेरे पास बुक थी एक, एंड आई हैव मेड नोट्स फ्रॉम दैट, सो आई हैव माय ओन नोट्स, so I prepared from that only for each and every entrance exam. If you guys want, you guys can buy them from me. After that, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन बॉडीज को अच्छे से कवर करना, एक डायरी बनाना जिसमें आप सभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखो, उनको पढ़ो, उनको रिवाइज करो, उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन और द ट्रीटी दैट वाज साइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और यूएन बॉडी, वेयर इज देयर हेडक्वार्टर, हु इज देयर डायरेक्टर जनरल, हु इज देयर हेड, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ और इनको रिवाइज करो। 10% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा कैपिटल एंड करेंसी है, मैं पॉइंट ऐड ऑन कर रही हूँ। आई डोंट रिमेम्बर कि कोई क्वेश्चन था कैपिटल एंड करेंसी से, बट स्टिल यू गाइस शुड रिमेम्बर दैम बिकॉज ये भी एक स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। उसके अलावा आपको बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ने हैं जो लैंडमार्क बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और दूसरा आपको पढ़ने हैं जो न्यूज़ में है। सपोज अभी कोई बुक आई है और उसको रिवील किया गया है, सपोज एस जयशंकर की कोई किताब है जो कि मोदी जी के ऊपर है, ऐसी कोई बुक आई है, तो वो सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पोर्शन भी होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ आपको पढ़नी है। और अगर महात्मा गांधी की कोई बुक है, रुडयार्ड किपलिंग की है, और आपके बहुत सारे ऐसे फेमस ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, उनकी बुक्स को आप याद रखना। मेरे पास खुद के नोट्स थे, तो मैंने बनाए हुए थे नोट्स। आई कैन शेयर दैम विद यू इफ यू गाइज वांट। सो आई हैड दैम, आई रेड ऑल ऑफ दैट, और उससे उतना मेरे लिए इनफ था एंड फॉर क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट आर द सोर्सेस। आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो स्टैटिक जीके के लिए बेसिकली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना ही है। तो आप यूनिवर्सल की एमसीक्यू गाइड ले सकते हो, उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और 12th क्लास की लीगल एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। क्योंकि मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर 12th क्लास की लीगल एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लीगल में भी क्वेश्चंस बनाएगी, और ये आपकी जो जीके है, जीके का सेक्शन है, उसमें भी क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके या तो प्रिंट आउट लेके पढ़ना, बट ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आप कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो। देन लो एप्टीट्यूड सेक्शन। लो एप्टीट्यूड सेक्शन में सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर्स आते हैं, और आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरी टॉपिक जो यहाँ पे आता है, इट्स सोर्स एज वेल। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपका आता है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। These are the four things which contributes as a major portion of constitutional law, which comes in law aptitude section of your EIL LET exam. And from where you guys need to prepare it, you have to prepare it from Legal Aptitude by AP Bhardwaj book. ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई अदर सोर्स नहीं है, मेरे पास खुद के नोट्स थे, मैंने बनाए थे, तो आई रेड फ्रॉम दैट, आई रेफर्ड सम बुक्स ऑल्सो, but for reading instantaneously you guys can refer AP Bhardwaj, Legal Aptitude by AP Bhardwaj, also for practicing the questions from it। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशंस पढ़ के कमीशंस पढ़ के जाना, बेसिकली ह्यूमन राइट कमीशन हो गई, और आपकी माइनॉरिटी कमीशन हो गई, बैकवर्ड कमीशन हो गई, ऐसी ये सब चीज़ें जो है ना, वो 12th लीगल एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 12th लीगल एनसीईआरटी को पढ़ के जाना ध्यान से। तो 12th लीगल एनसीईआरटी से आप कमीशंस प्रिपेयर कर सकते हो बेसिकली। देन आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि किसने आईपीसी ड्राफ्ट किया, किसने आईईए ड्राफ्ट किया, ये सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं एक ऐसी बुक से जैसे कि एपी भारद्वाज हो गई या फिर यूनिवर्सल की एमसीक्यू बुक गाइड। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज ये बेसिक लॉ के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं लॉ एप्टीट्यूड से, जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको इनकी नॉलेज होगी, यू गाइस विल गेट गुड मार्क्स। उसके अलावा आप लोगों ने अगर क्लैट की प्रिपरेशन की होगी तो आपने टोर्ट्स लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बेसिक्स को ज़रूर पढ़ा होगा। अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो ईपी भारद्वाज से ही आप इसको पढ़ सकते हो।
तो एपी भारद्वाज से आप लोग इसको पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है। बाकी वही बेसिक्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गाइस गेट वन लाइनर्स इन द एग्जामिनेशन, और आपको वो क्वेश्चंस करने होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देन इन पॉलिटी, तो पॉलिटी देखो आपका जीके में भी आता है और लॉ एप्टीट्यूड में भी आता है। लॉ एप्टीट्यूड में आपका पार्लियामेंट्री और जुडिशरी आता है। बेसिकली पॉलिटी के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी यहाँ पे आता है। एंड आई हैड माई ओन नोट्स फॉर दिस, बट यू गाइज कैन रेफर लीगल एप्टीट्यूड बाय एपी भारद्वाज। आई एम सजेस्टिंग दिस बुक अगेन एंड अगेन, बिकॉज सोर्स जितने कम होंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। देन लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, मेरे इसके भी खुद के नोट्स थे, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। बट you if you guys want to prepare it, then you guys can also google them and make a list of it and can revise it regularly on daily basis. Then current supreme court judges, first ones, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये आपको कैसे पता होंगी, जब आप उनको अपनी डायरी में, अपने नोट्स में लिखोगे तो, और उनको रिवाइज करोगे। उसके अलावा आपको लीगल न्यूज़ पढ़ते रहनी चाहिए। लीगल न्यूज़ पढ़ने के लिए आप कोर्ट वीकली भी पढ़ सकते हो, उस पर भी जा सकते हो, और अदर देन दैट आप इसको यूट्यूब वीडियोस से भी कवर कर सकते हो। लीगल न्यूज़ पढ़ के जाना, बिकॉज क्वेश्चंस लास्ट ईयर लीगल न्यूज़ से बने थे। सभी लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आपकी मनेका गांधी जजमेंट हो गई, बेरोगारी केस हो गया। ये कुछ फंडामेंटल जजमेंट्स हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीज आर सम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए, मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए मेरे खुद के नोट्स थे, बट यू गाइज कैन गूगल दैम एंड यू गाइज कैन prepare the notes from them and can learn them on daily basis. Then the next is about मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में अब आपके मैं दो पोर्शंस डिवाइड कर देती हूँ। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स वाला पोर्शन होता है, और एक दूसरा रीजनिंग। ठीक है, तो दो आपके इसमें सब पार्ट्स आ जाते हैं। तो मेंटल, ऑल्दो आपको टोटल 50 क्वेश्चन ही मिलते हैं, डिपेंड करता है रीजनिंग के ज़्यादा होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, बट मैंने आपको दोनों सेक्शंस यहाँ डिवाइड करके इसलिए बताए हैं सो दैट यू गाइज कैन प्रिपेयर इट वेल। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यू गाइस विल गेट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस, एसआईसीआई क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन में बेसिकली एज क्वेश्चंस जो होते हैं, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, एवरेज, टाइम इन वर्क, टेबुलेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये अच्छे से कवर करके जाओगे, इजीली कर लोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। ठीक है, आई हैड माई ओन नोट्स, अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना, बाकी यू गाइस कैन डू दैम फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑफ CUET अड्डा 247। विवेक रावत सर की वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे उससे आपके। प्लीज़ क्वांट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। भले ही आपका टॉपिक कितना अच्छे से क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बढ़िया हो, बट नहीं कर पाओगे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लीज। देन द रीजनिंग पार्ट वाज, रीजनिंग पार्ट में भी आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, आई मीन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आती हैं। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में आपकी ये कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट अजम्पशन, ये चार टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जबकि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसमें आपके काउंटिंग फिगर्स, डाइस, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, इट कुड बी स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फाबेट प्रॉब्लम्स, एनालॉजी, डायरेक्शन टेस्ट जिसमें आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ये डायरेक्शन पता करनी होती है, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग और क्यूब कटिंग के क्वेश्चन आते हैं। इन सभी के लिए मेरे खुद के नोट्स थे, और मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाए, टॉपिक क्लियरेंस किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन क्वांट्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया स्कोर करोगे। आई थिंक मैंने इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया था, और मेरा मतलब ये जो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है, that I did very well just because I practiced a lot. And for the reasoning portion, you guys can refer YouTube channel of Malvi Academy जिस पर ऋषभ सर पढ़ाते हैं रीजनिंग पार्ट। तो आप वहाँ से पढ़ के नोट्स प्रिपेयर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली। मैं डेली करती थी, डेली करोगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डेली मैंने उनकी कोई भी क्लासेस नहीं छोड़ी। आफ्टर दैट, how much you guys need to score, as I have already told you
कि पुरानी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि हमेशा मैक्सिमम आपको स्कोर करना चाहिए। बट मैं अब रिकॉर्ड बताती हूँ लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर 2024 में आर्मी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 114 से 112 के बीच गया था, जबकि ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी का कट ऑफ 140 से 152 के बीच गया था। अगर उस लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूँ तो 2023 में 120 प्लस स्कोर करना था आर्मी कैटेगरी के स्टूडेंट को 75 सीट्स पर जो उनके लिए रिजर्व्ड है उस पर एडमिशन पाने के लिए, जबकि ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी को स्कोर करना था 165 से 175 के बीच। ठीक है, तो ये था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2024 में एग्जाम थोड़ा टफ था, जैसा बच्चों ने बताया कि करंट अफेयर्स बहुत टफ थी। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ करंट अफेयर्स अच्छे से करना। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसके ऊपर ध्यान जरूर देना। अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर डेली प्रिपेयर करो और डेली रिवाइज करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यू गाइज नीड टू स्कोर बिटवीन 140 टू 160 इफ यू आर फ्रॉम आर्मी कैटेगरी, बिकॉज आपको स्कोर अगर मैक्सिमम होगा तभी आपको आपकी सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगी। आप compete करने जा रहे हो तो आपको उसके लिए अच्छे से तैयारी भी करनी पड़ेगी। एंड अगर आप ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू गाइज शुड ट्राई टू स्कोर 170 प्लस। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड टिल नाउ। बाकी अगर एग्जाम टफ होगा तो वो सबके लिए टफ होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी तो सभी के लिए कम जाएगी। सो इट इज नॉट द केस कि आप लोग नहीं स्कोर कर पाओगे अगर एग्जाम टफ आ गया तो। अगर आपके लिए टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इफ आपने अच्छे से तैयारी करी है तो। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, अच्छे से लर्न किया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, डेली बेसिस पर किया है। और क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डोंट think कि without practicing a lot I can clear this exam. No, you can't, because कोई भी एग्जाम ऐसे ही नहीं निकल जाता, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी। And after this, here I want to conclude this particular session because there is no point in extending this. Any doubts if you guys have, you guys can text them in the comment section. I will answer to each and every query. I will put the Telegram channel link in description box. You guys can DM me also. इसके अलावा अगर कोई भी अगर डाउट रह गया है अभी भी, मैंने ऑल दो सब कुछ इस वीडियो में कवर किया है। इट वॉज अ होलसम वीडियो। कोई भी आई थिंक डाउट नहीं रह जाना चाहिए अब, बट स्टिल अगर आपको कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, यू गाइस कैन टेल मी, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। So thank you so much, and I'll try to make such videos in which I will cover some important sessions like for static GK or for some important topics that you guys should prepare. So I will cover those sessions. Till then, thank you so much and goodbye. Good luck, guys. Be prepared for this exam. You guys will be getting good marks if you guys are uh, preparing for AILET 2025 with your whole heart. Okay, thank you. Bye, guys.